इन दिस वीडियो मैं छोटे से छोटे डिटेल और बड़े से बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करने वाला हूं। व्हाट हैपेंस इफ एनसीओबीसी मुझसे गलती से बन जाए, या मैं एलिजिबल हूं और मैं एनसीओबीसी नहीं बनवा रहा हूं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये आपकी लंबी जिंदगी के बारे में डिस्कस हो रहा है। यहां पे एक बात को मैं क्लियर कर दूं, मैं रिजर्वेशन वर्सेस नॉन रिजर्वेशन की बात नहीं करने जा रहा हूं। दिस इज अ रिजर्वेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन है लोगों को। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनली एंड द लीगैलिटी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आखिर क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कौन एनसीओबीसी बनवा सकता है, किसे फायदा होगा इसके रिजर्वेशन से, ओबीसी एनसीओबीसी में क्या डिफरेंट है, आखिर जॉब में या आईएम्स एडमिशन में या किसी आईआईटीज एडमिशन में किस चीज को माना जाता है। तो मैं एक एक बात डिस्कस करूंगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अमिय, पीपल कॉल्ड मी एमबीए गुरु और द क्वांट गुरु। कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक मैसेज दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज भेज के डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है आखिर ये एनसीओबीसी, किस बला का नाम है, क्या फायदा होता है इससे, या ये बस एक मिथ है। तो बहुत कुछ हम बात करना चाहते हैं। देखो, एनसीओबीसी एक गवर्नमेंट का दिया हुआ टूल है लोगों के लिए। तो पहली बात, ओबीसी वर्सेस एनसीओबीसी, तो देखो, वाज नॉट इन एनसीओबीसी बट एंजॉयड द रिजर्वेशन। ये देखा गया है लोगों का कि वो ओबीसी में थे, एनसीओबीसी का पेपर बनवा लिया और किसी ने उनसे नहीं पूछा और रिजर्वेशन एंजॉय करने हैं। समटाइम्स वो पकड़े गए और पूरी की पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो गई। ये देखा गया है कि अगर आप फेक सर्टिफिकेट से पकड़े जाते हैं, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो गवर्नमेंट बोलती है कि मैंने आपको जितनी सैलरी दी है सब दो, समटाइम्स इंटरेस्ट भी दो। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉलेज में जब इन द मीन टाइम आपकी फेक एनसीओबीसी पकड़ी जाती है, तो आपको कॉलेज बोलता है कि नहीं, तुमने जो भी पैसा दिया है मैं तो उसे रखूंगा, तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी लूंगा। लेकिन दूसरे साइड ये भी दिखा गया है, आई एम इन द एनसीओबीसी बट मुझे पता ही नहीं है कि मैं एनसीओबीसी में हूं। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए मैं आपसे बात करता हूं कि आप किस किस कॉन्सिक्वेंसेज में फंस सकते हैं, एनसीओबीसी की क्राइटेरिया क्या है, एनसीओबीसी बनता क्या है, और एनसीओबीसी अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो या किसी जॉब में जाते हो तो क्या एनसीओबीसी सर्टिफिकेट ही ओनली वैलिड है, या आपसे वो इनकम प्रूफ मांग सकते हैं। तो हम सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। एनसीओबीसी के बारे में आपको बता दूं कि ये जो बनता है ये 4 कैटेगरी के अंदर बनता है, और ये आपके हिसाब से नहीं बनता है, ये आपके पेरेंट्स के हिसाब से बनता है। आखिर पेरेंट्स की कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से आपको नॉन क्रीमी लेयर्स और वर्सेस क्रीमी लेयर्स में बांटा जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर क्रीमी लेयर्स और नॉन क्रीमी लेयर्स आते हैं। अगर आपके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर्स में है तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। अगर वो पीएसयूज में है, गवर्नमेंट अलाइड सेक्टर्स में है, तो क्या है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में है तो आखिर क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं एनसीओबीसी के लिए। तो आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज द बैकग्राउंड, क्यों आया है एनसीओबीसी, क्विक क्राइटेरिया कि देखो, मुझको सर बहुत लंबे भाषण की जरूरत नहीं है, मुझको सीधा सीधा बताओ कि मुझको क्या क्या चाहिए। बट इसका आंसर सीधा सीधा नहीं है, बहुत सारे क्लाउज हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट क्लाउज आपको बताऊंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको और क्या क्या जानना चाहिए कि आप फंसो मत। एंड सब कुछ अगर आपके पेपर्स सही हों और आपने अच्छे से पढ़ाई की या आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली आपको कहीं भी कोई रोक नहीं सकता है। बिफोर दिस मैं बता दूं, वी आर रनिंग द फ्यू कोर्सेज ऑफ द कैट एंड द गवर्नमेंट जॉब फॉर द एसएससी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख लीजिए। एंड दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ द कैट 2024 कंसल्टेंसी। हम कैट 2024 का कंसल्टेंसी रन करते हैं, हर एक साल कैट का कंसल्टेंसी रन है। कौन सा कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा मॉक्स देना चाहिए, क्या तुम्हें इस कॉलेज का फॉर्म भरना भी चाहिए, नहीं भरो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तो लास्ट ईयर मैं आपसे बोलता हूं कम से कम 2000 लोगों ने कैस्ट कंसल्टेंसी में इनरोल किया था, और हर एक लोग 3000 मिनिमम तो सेव किए थे। मैंने बोला था ये फॉर्म मत भरो, ये फॉर्म मत भरो, ये फॉर्म मत भरो। एंड अकॉर्डिंग टू कैट कंसल्टेंसी, जिनको जिनको गेस किया गया था कि आपका कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट उन्हीं लोगों का हुआ। यहीं तक हम नहीं रुकते, हम आपको बताते हैं कि कौन सा मॉक्स लेना चाहिए, इस मॉक्स के ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड की जाती है और सब कुछ डिटेल, सर मेरे को एनसीओबीसी में प्रॉब्लम है, मेरे को ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम है, मैं फॉर्म कैसे भरूं, मैं क्या भरूं, आपको दिया जाता है गाइडेंस। अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है 50%, फी इज द 499। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक छोटी सी गलती बहुत कुछ मिस्टेक्स क्रिएट करती है। और कंसल्टेंसी इज समथिंग जो आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप हमारे यहाँ पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ते हो,
आप सही डिसीजन लो। आप 99.9999 टारगेट करते हो या आप 89 टारगेट करते हो या 69 टारगेट करते हो, कंसल्टेंसी आपको लेनी चाहिए, ये मेरा एडवाइस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द एनसी ओबीसी एनसीओवी वर्सेस क्रीमी लेयर। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीरियडिकली रिवाइज करती है इनकम क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर। अभी ओबीसी क्या है, क्रीमी लेयर क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। Among the other backward class, the creamy layer refers the relatively wealthier, better educated members of the OBC, जो रिजर्वेशन के लिए नहीं है। मतलब रिजर्वेशन क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लास में रिजर्वेशन ओनली नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। क्योंकि क्रीमी लेयर तो आप तो रिजर्वेशन को पहले ही से अवेल कर चुके हो, आप वेल वर्स्ड हो, आपको नहीं चाहिए रिजर्वेशन। उन लोगों के लिए एक्चुअली होनी चाहिए जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है। जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है उन्हें क्यों रिजर्वेशन दे। बट यहां पे मैं रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात नहीं कर रहा हूं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द एग्जॉस्टिव ओवरव्यू ऑफ द रिजर्वेशन इन द करंट क्राइटेरिया। आज के क्राइटेरिया में एनसीओबीसी के एग्जॉस्टिव डिटेल्स को मैं बताने जा रहा हूं। फाइन, तो आते हैं इतिहास से। महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया था कि कुछ क्लासेस बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, वो हरिजन है। बाद में उन्हें SC ST कैटेगरी में बांटा गया, उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए था, उस समय ये माना गया। बट मंडल कमीशन, जिसको SEBC भी हम बोलते हैं, दैट इज व्हाट सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशंस के लिए मंडल कमीशंस का नाम था। उन्होंने 1979 में जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के मैंडेट पे आइडेंटिफाई किया था कि ये NCOBC हैं। बाद में सरकार ने इसे लागू करना स्टार्ट किया। मंडल कमीशन का प्रोज कॉन्स डिस्कस नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे क्लास हैं जो सोशली एडुकेटली बैकवर्ड क्लास हैं। इन जिन क्लासों को आइडेंटिफाई की गई थी उसे ही हम अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। पहले रिजर्वेशन था SC ST के लिए। SC ST के लिए 22.5% का रिजर्वेशन था। बट ये देखा गया कि अपार्ट फ्रॉम द SC ST कुछ क्लासेस अभी भी हैं जो सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड है। मंडल कमीशन ने उन्हीं के लिए डिसाइड किया। ये BP मंडल के द्वारा आया हुआ था। 1980 में अदर बैकवर्ड क्लास को लेके आया गया और अदर बैकवर्ड क्लास को 27% ऑफ द जॉब दिया गया। ये बताया गया कि ये OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास है, और ये क्लास क्या है, ये कास्ट बेसिस पे डिसाइड किया गया। ये याद रखिएगा, मंडल कमीशन ने कास्ट बेसिस पे, बिकॉज कास्ट बेसिस पे डिसाइड करना ऑलवेज इजी होता है कि तुम्हारा कास्ट क्या है, जो तुम इस कैटेगरी में हो, इस कैटेगरी में नहीं हो। तो मंडल कमीशन ने बोला कि 27% हम आपको जॉब में रिजर्वेशन देंगे। बाद में ये आना स्टार्ट हो गया इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कि आपको मिलेगा। सो IITs IIMs में भी 27% रिजर्वेशन है। इसके आने के साथ ही 49.5% ऑफ द सीट्स पे SC ST OBC का हक हो गया। जनरल्स ने मंडल कमीशन के खिलाफ बहुत कुछ किया था, बट एनीवे अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, लीगली है, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूं। तो एज ऑफ नाउ अगर 1980 की बात की जाए तो 49.5% रिजर्वेशन दिया गया था। बट ये जब देखा गया कि आपने एक कास्ट और क्लास को रिजर्वेशन दे दिया है तो कुछ लोगों को फायदा होने लगा जो पहले से थे। तो इंदिरा स्वामी ने वर्सेस स्टेट दैट इज इंडिया का एक केस चला। उन्होंने मंडल कमीशन को चैलेंज किया कि आपने जो कास्ट के बेसिस पे दिया है वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 27% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन से, बट हां ये आपको डिसाइड करना होगा कि मैं किन लोगों को रिजर्वेशन नहीं दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे 27% रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हां ये रिजर्वेशन जो आप OBC के नाम पे दे रहे हो, आपको डिसाइड करना होगा कि एक क्रीमी लेयर है जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इस समय बात आई क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की, मीन्स 1992 में बात आई। अभी जो फैमिली इनकम है, मैं एस्टेरिक लिख रहा हूं बिकॉज बहुत सारे क्लाउजेज हैं, वो 8 लाख के पर एनम के फैमिली क्लाउजेज हैं। तो अब पहले मंडल कमीशन ने OBC लाया, 27% का रिजर्वेशन सबको मिला ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अदर बैकवर्ड क्लास है। मैं यहां पे बता दूं OBC जनरली सेंट्रल पॉलिसी है, सेंटर डिसाइड करती है, या अगर स्टेट भी किसी एक कास्ट को OBC डिसाइड करती है तो उसे सेंटर से अप्रूवल लेना होता है। तो अप्रूवल आपका सेंटर देता है। किसी किसी स्टेट में कोई कास्ट OBC में होता है, कोई कास्ट OBC में नहीं होता है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, बट सबका डिसीजन सेंटर लेती है। तो चलिए, मंडल कमीशन के बाद इंदिरा स्वामी ने कहा कि मैं अब
ओबीसी वर्सेस नॉन ओबीसी में अलग करो। कुछ लोग हैं ओबीसी में जो जिनका बैकवर्ड नहीं है, वो न सोशली न एजुकेशनली, तो उन्होंने डिसाइड किया अब करो। तो जो सबसे पहला रूल आया वो क्या आया था, इनकम का। अभी जो है एज ऑफ नाउ इनकम 8 लाख है, मैं बट इसमें बात करूंगा। मैं यहां पे एक नोट बता दूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं ओबीसी। ओबीसी में मैं डिस्कस कर रहा हूं एनसी एंड क्रीमी लेयर्स। ईडब्ल्यूसी एस का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ई मंडल कमीशन ने ओबीसी लाया, इंदिरा स्वाने के थ्रू आया आपका एनसीओबीसी का क्राइटेरिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एसआर साइनो के रिकमेंडेशन पे ईडब्ल्यूएस आई, और ये मार्च 2005 में आया और सबमिटेड किया गया, स्टार्ट किया गया 2010 में। तो ये ईडब्ल्यूएस की बात हम बाद में करेंगे। नाउ व्हाट इज अ क्रीमी लेयर? द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन 1970 में लागू हुआ, एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द इंदिरा स्वाने केस 1992 में आया। द इनिशियल इनकम वाज 1 लाख। मतलब इन्होंने कहा था कि जिनका इनकम 1 लाख पर एनम है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। एज पर द 1993 आज के टाइम पे ये 8 लाख हो गया है। ये बोला गया था बहुत बार कि आफ्टर 3 इयर्स हम 1 लाख की क्राइटेरिया को रिवाइज करेंगे, बट 2017 में इसे 8 लाख किया गया है और अभी तक रिवाइज नहीं किया है गया है। तो मैं इसको भी आगे दिखाऊंगा। नाउ द क्रीमी लेयर का डेफिनेशन देखिए, नॉन क्रीमी लेयर्स का डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप क्रीमी लेयर्स में नहीं हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर हैं। मतलब डिफाइन किसे किया गया, क्रीमी लेयर को। क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन की, मतलब अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो आप क्रीमी लेयर हैं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बट अगर आप इस लिस्ट में नहीं आते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर हैं, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्राइटेरिया क्या रखी गई, एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्टेटस ऑफ योर पेरेंट्स, प्रोफेशन उनका क्या है, इनकम का सोर्स क्या है। मेनली 3 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम आगे बात करने वाले हैं इस चीज में। क्रीमी लेयर्स में जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इनकम लिमिट। पहला जो सिंपल है, करंट इनकम लिमिट जो है 8 लाख पर एनम है। बट कैटेगरी जो एक्सक्लूजन है, सर्विस कैटेगरी के बारे में बात किया गया है, पब्लिक सेक्टर्स हुआ है, आर्म फोर्स हुआ है, प्रोफेशनल्स हुआ है। ये जो इनकम लिमिट है ना, ये प्राइवेट लोगों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं तो आपका सर्विस कैटेगरी देखा जाएगा। क्या आप ग्रेड 1 ऑफिसर्स के बच्चे हो? अगर आप पीएसयू में काम करते हो तो क्या आप सिमिलर लेवल के मैनेजर के बच्चे हो? अगर आप आर्म फोर्स में हो तो क्या आपके फादर कर्नल या अबव पोस्ट के हैं? अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप हाई अर्निंग प्रोफेशनल तो नहीं हो, आप सीए तो नहीं हो, डॉक्टर तो नहीं हो, आपकी कमाई से ज्यादा तो नहीं है। इसके बेसिस पे क्रीमी लेयर्स को डिफाइन किया गया है। हाँ, यहां पे एक बात आपको गौर करने लायक है, एक्सेप्शंस हैं। इनकम में सैलरीज और एग्रीकल्चर को क्लब नहीं किया जाता है। आपकी इनकम में सैलरी नहीं। जैसे कोई आदमी अगर 12 लाख का सीटीसी है, आपके पेरेंट्स का सीटीसी 12 लाख का है और प्राइवेट सेक्टर्स में है, तो उस 12 लाख को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आप कहां हो गए, आप एनसीओबीसी में हो गए? नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स के कुछ और भी कंडीशंस हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर लैंड है और प्लांटेशन है तो ये डिपेंड करता है कि लैंड होल्डिंग का क्या हिसाब किताब है। तो मैं एक एक बात डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो लंबी होने वाली है, बट डिटेल्ड वीडियो आपके लाइव के लिए होगी। इनकम क्राइटेरिया 1993 में बताया गया 1 लाख को लिखा गया है। 3 consecutive years apply to sons daughter persons earning above 3। अब ये क्या है, 3 consecutive years कहीं कहीं नहीं भी माना गया है, तो इसको मैं एस्टिक रखता हूं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में हैं और आप 3 consecutive years में आपकी इनकम जो थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर जाती है तो आप क्रीमी लेयर्स में आ जाते हैं। बट बहुत बार इसे लास्ट आईटीआर, लास्ट आपका क्या होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में बात करते हैं। बट एक्चुअली ये 3 consecutive years है। अगर थ्रेशोल्ड लाइक 2004 में 2.5 थ्रेशोल्ड की गई थी, 8 में 4.8 4.5 हुआ, 13 में 6 लाख हुआ और 17 में 1 सितंबर से 8 लाख है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कॉलेज आपसे मांगती है कि मुझे 3 इयर्स का आईटीआर दो अपने पेरेंट्स का, तो उनका हक है। जनरली वो लास्ट ईयर का आईटीआर मांगती है। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, दिस इज मेनली फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स का अलग रूल है, तो उनका वो हक है, वो 3 साल का मांग सकते हैं। और 3 साल में से किसी भी एक साल में अगर आपका आईटीआर मतलब इनकम अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, तो इनकम कौन सा होगा सर? दैट इज अ वेल्थ इनकम। मेरी कोई कंपनी में पार्टनरशिप है, मैंने शेयर्स खरीदा है, मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सैलरी और एग्रीकल्चर को हटा के अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो डेफिनेटली आप क्रीमी लेयर में आएंगे, आपको रिजर्वेशन
का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो, इसमें मैं एक छोटी बात बता दूं कि ये 2017 पे है और हम 2024 में हैं, 7 ईयर्स, और बार बार बोला गया था कि चेंज करो, बिकॉज आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आप देखिए आपका जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो गणेश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में 2020 में बोला गया था कि चेंज करना चाहिए, और इवन 2015 में भी नेशनल कमीशन बैकवर्ड ने कहा था कि अब इसको 15 लाख कर दो, बट गवर्नमेंट मानी नहीं। 2023 में बहुत कोशिश की गई थी कि इसको 15 लाख कर दो, लोगों ने ये कहा कि चलो 12 लाख पे गवर्नमेंट मान जाएगी, बट गवर्नमेंट मानी नहीं। तो हो सकता है इस वीडियो के कुछ टाइम के बाद अगर ये 8 लाख से इंक्रीज हो जाए तो आप 8 लाख के थ्रेशोल्ड को चेंज कर दिएगा। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं, थ्रेशोल्ड 8 लाख है। प्राइवेट सेक्टर्स में राइट्स है कि वो 3 इयर्स का मांग सकते हैं। अब किसे क्रीमी लेयर्स का दर्जा मिलता है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि क्रीमी लेयर को डिफाइन किया गया है, नॉन क्रीमी लेयर को डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप क्रीमी लेयर्स में नहीं है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास इज अ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे बैकवर्ड क्लास होती है। आप बैकवर्ड क्लास के साथ अपने इनकम प्रूफ को लेके जाते हो तहसीलदार पे या मजिस्ट्रेट के पास, वो आपको एनसीओबीसी का सर्टिफिकेट देती है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। आपको 1 ईयर्स के बाद उसको फिर से बनाना होता है, तो आपकी वो रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं और मैं डिटेल में बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली क्या है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, पेरेंट्स की इनकम मोर देन 8 लाख है, समटाइम्स वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात करते हैं जिसमें सैलरी और इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया है, सैलरी एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर। मतलब अगर आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आपकी सैलरी 8.1 भी हो जाती है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, आप क्रीमी लेयर्स में आते हो, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये सैलरी और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कैसे पता चलेगा? आपको मैं बोलूंगा आप लोकल सीए से बात कीजिए। और यहां पे एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप अपने पेरेंट्स का आईटीआर फाइल करवाइएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना जरूरी है। कॉलेज या गवर्नमेंट अथॉरिटी समटाइम्स मांग सकती है आपसे कि आईटीआर दिखाओ, सर्टिफिकेट तो तुम दिखा रहे हो, आईटीआर दिखाओ। अगर आपके पेरेंट्स नो इनकम ग्रुप में हैं तो आईटीआर 0 होनी चाहिए। टचवुड, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो बात अलग है, बट अगर आपके सिंगल पेरेंट्स भी हैं और दोनों पेरेंट्स हैं तो उनका आईटीआर फाइल करवाना आपका परम कर्तव्य है और ये ड्यूटी है लोगों को। आईटीआर फाइल 0 आईटीआर भी फाइल हो, बट आईटीआर फाइल होनी चाहिए। सो प्राइवेट सेक्टर वालों, अगर आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स सैलरी और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर को हटा के 8 लाख से ज्यादा है किसी भी एक ईयर्स में, तो आप क्रीमी लेयर्स में हो, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा होगा। आप ओबीसी हैं, आप देख लीजिए अपने कास्ट को पूरे लिस्ट में कि अगर आपके स्टेट वाइज जो कि सेंटर डिसाइड करती है आप ओबीसी हो तो जाओ अपने कास्ट को लेके जाओ, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाओ, उसके बाद एनसीओबीसी सर्टिफिकेट बनवाओ, आपको 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मैं रिजर्वेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बता देता हूं। अगर आप मुझको फॉलो करते हैं तो आपने मुझको देखा होगा कि चाहे वो गर्ल्स जेंडर डाइवर्सिटी हो या नॉन एकेडमिक डाइवर्सिटी हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। तो इसे याद रखिएगा, सब कुछ मेरिट बेसिस पे हो तो ज़्यादा बेटर है, बट रिजर्वेशन शुड बी अडॉप्टेड। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन पे मरेगा, मतलब दैट इज दिव्यांग को लेकर रिजर्वेशन हो, इस पे किसी ने क्वेश्चन नहीं कहा है। एनीवे, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो तो क्लाउज देखो, मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं आगे डिटेल में। अगर आपकी फादर और आपकी मदर या दोनों में से कोई एक, चाहे तो दोनों या दोनों में से एक, अगर ग्रेड 1 और क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग या प्रमोशन मिलती है एज ऑफ 40 पे, हम इसको बात करेंगे। अगर आपके फादर या मदर डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, मतलब क्या है, अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रेड 1 या क्लास ऑफिसर 1 में, तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, आपको नॉन क्रीमी लेयर का फायदा नहीं मिलेगा। अगर फादर या मदर नहीं, यहां पे एंड है, और अगर दोनों के दोनों ग्रेड बी ऑफिसर्स में हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ है, ऐसा नहीं कि प्रमोटिव हो, तो भी आपको क्रीमी लेयर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ग्रेड 1 ऑफिसर्स हैं, फादर और मदर दोनों में से कोई एक आपके पेरेंट्स ग्रेड 1 ऑफिसर्स हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। और वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, मैं अभी यहां बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में से दोनों में से कोई एक। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपके मदर और फादर दोनों, कोई एक नहीं, दोनों अगर ग्रेड बी हैं, यहां पे एक बात क्लियर कर दूं कि आपके फादर ग्रेड बी ऑफिसर हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग एंड आपकी मदर ग्रेड सी ऑफिसर हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग,
तो भी आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हो। ग्रेड बी और क्लास 2 दोनों को होना चाहिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग, तभी आप आइएगा। ये याद रखिए। यहां पे क्लाउज और है, फादर और मदर में से कोई एक अगर ग्रेड बी से ग्रेड ए में प्रमोशन होता है, और जनरली फादर, मैं बताता हूं कि क्या है, प्रमोशन होके आते हैं 40 साल के पहले, तो भी आप क्रीमी लेयर में बनते हैं। अब देखिए ये जो क्या है, प्रमोशन बिफोर 40, ये क्लाउज मैं आगे बताता हूं, इसे गौर से सुनिएगा। ओनली फादर, मदर का कुछ नहीं है। अगर फादर ग्रुप बी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग किए और उनका प्रमोशन ग्रुप ए में हो गया, ग्रेड ए में हो गया, क्लास 1 ऑफिसर हो गए 40 साल के पहले, तो आप क्रीमी लेयर में आ गए। आप किस में आ गए? क्रीमी लेयर में। तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे मैं फिर से बताता हूं, आपके फादर 42 ईयर्स में ग्रुप बी से ग्रुप ए में आ रहे हैं, या ग्रेड 1 से ग्रेड 1 ए आ रहे हैं, या क्लास 2 से क्लास 1 ऑफिसर बन रहे हैं, और एज क्या है 42, आप क्रीमी लेयर में नहीं हो, आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। या आपकी मदर ग्रुप बी में थी और वो प्रमोट हो गई किसी भी एज में, तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आओगे। ये प्रमोशन का हिसाब किताब ओनली फादर के साथ है। आई थिंक क्लियर होगा। फादर मदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, दोनों में से कोई एक या दोनों अगर क्लास 1 ऑफिसर्स हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आप क्रीमी लेयर में हो, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। फादर एंड मदर दोनों बोथ अगर ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो भी आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, वो ग्रुप सी थे, प्रमोट होते होते ग्रुप बी पहुंच गए, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी। एक साथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब नहीं है। प्रमोशन में ओनली फादर के साथ ये क्लाउज अलाउ है कि फादर ग्रुप बी में थे, प्रमोट होकर ग्रुप ए में आ गए 40 ईयर्स के पहले, तो आप अगर 40 ईयर्स से पहले आ गए तो आप क्रीमी लेयर आ गए, आपको फायदा नहीं होगा। बट वो 40 एज के बाद आए तो एज ऑफ नाउ आप क्रीमी लेयर में नहीं हो, रिजर्वेशन का फायदा होगा। यहां एक बात मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स हु आर इंक्लूडेड इन द क्रीमी लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस स्टेटस, जो मैंने डिस्कस किया, अगर उसमें वो क्रीमी लेयर्स में हैं, पेरेंट्स shall continue to be treated as creamy layers even the parents have retired or have died after retirement। अगर आपके पेरेंट्स पहले क्रीमी लेयर्स में थे, रिटायर्ड हो गए हैं, तो भी वो क्रीमी लेयर्स में है। ऐसा नहीं होता है कि वो रिटायर्ड हो गए, उनकी इनकम खत्म हो गई। ओबीसी में गवर्नमेंट जॉब में ये स्टेटस है, क्रीमी लेयर इज अ स्टेटस, इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके किस ग्रेड में आप हैं उस ग्रेड, अगर एक बार आपके पेरेंट्स क्रीमी लेयर्स में आ गए तो आफ्टर रिटायरमेंट भी आप क्रीमी लेयर्स में होंगे। ईडब्ल्यूएस में ये क्राइटेरिया नहीं है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आप कमेंट करके बताना अगर आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए। बट यहां पे ये क्राइटेरिया है कि एक बार अगर आप क्रीमी लेयर्स में आते हैं तो आप थ्रू आउट क्रीमी लेयर्स में होते हैं। ये मानिएगा, आप थ्रू आउट क्रीमी लेयर्स में होते हैं, तो दिस इज अ क्राइटेरिया। चलिए हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स की। अब हम पीएसयू की बात करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर यूनिट में आप मैनेजरियल पोस्ट में हैं, मैनेजरियल लेवल पोस्ट में आप हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, तो आप क्रीमी लेयर्स में हैं। एग्जीक्यूटिव per capita given in is less than 8 lakhs subject to provision that the those executive whose annual income as per capita given in this 8 lakhs। अगर आप मैनेजरियल पोस्ट में हैं, और जनरली मैनेजरियल पोस्ट का जो होता है 8 लाख से ज़्यादा होता है, तो अगर आपके पेरेंट्स पीएसयूज में हैं, तो मैं बोलूँगा वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैनेजरियल लेवल का पोस्ट अगर आपके पास है तो आप क्रीमी लेयर हैं, आपको फायदा नहीं होगा। बट पॉज करके कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो प्रॉब्लम होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, वहाँ इनकम कुछ नहीं है। पीएसयूज में प्रॉब्लम होती है, पीएसयूज में भी डिफाइन किया गया कि कौन ग्रेड 1 में है, कौन स्केल 2 में है। तो मैनेजरियल लेवल पोस्ट लाइक बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव एंड बिलो लेवल एग्जीक्यूटिव विच आर मैनेजरियल पोस्ट विल बी कंसिडर्ड एज क्रीमी लेयर। आप क्रीमी लेयर्स में हैं, और ये 2017 के हिसाब से चल रहा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आपके पेरेंट्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ऑफ द स्टेट पब्लिक है, कमिश्नर कंप्यूटर एजी है, या पर्सन होल्डिंग द क्वेश्चनल पोजीशंस लाइक नेचर कुछ है, तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप क्रीमी लेयर में हो, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। तो इन अ नटसेल अगर मैं बात करूं, प्राइवेट सेक्टर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स कुड बी आस्क्ड, और एटलीस्ट लास्ट तो होना चाहिए बनवाने के लिए आपको। सैलरी 8 लाख से ज्यादा है, इनकम हमसे इनकम में आपका सैलरी और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में हो, बाकी आपको फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर दोनों पेरेंट्स में से कम एक पेरेंट्स ग्रेड 1 स्केल ऑफिसर ज्वाइन किया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो भी आप क्रीमी लेयर में है, फायदा नहीं करेगा।
अगर दोनों पेरेंट्स ग्रेड 1 में सिंगल पेरेंट्स के लिए अप्लीकेबल है, ग्रेड 2 दैट इज अ ग्रेड बी और क्लास 2 में दोनों पेरेंट्स ने रिक्रूटमेंट की है डायरेक्ट ज्वाइनिंग, तो आपको नहीं मिलेगा। कोई एक है कोई दूसरा नहीं है तो आपको मिलेगा। एंड अगर ओनली फादर ग्रेड बी से ग्रेड ए जाते हैं एज ऑफ बिफोर 40, तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, आपको फायदा नहीं मिलेगा, एल्स आपको फायदा मिलेगा। तो क्रीमी लेयर डिफाइन किया गया है, उसमें अगर आप नहीं आते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं। पीएसयूज में अगर आप मैनेजरियल पोस्ट में आते हैं तो आप क्रीमी लेयर में हैं, एल्स आपको फायदा मिलेगा। कंस्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं तो आप क्रीमी लेयर में हैं। कौन? आपके पेरेंट्स, आपसे कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स, तो आपको फायदा मिलेगा। और यहां पे बता दूं, एक बार अगर आप क्रीमी लेयर्स में चले गए, दैट इज लास्ट पॉइंट, आपके पेरेंट्स एक बार क्रीमी लेयर्स में चले गए तो रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रीमी लेयर में ही होते हैं, आपको फायदा नहीं मिलता है। एनसीओबीसी का एक परफॉर्मा है, जनरली इसी परफॉर्मे में एनसीओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है। ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाइए, आप तहसीलदार के पास जाइए, मजिस्ट्रेट के पास जाइए, आपको एनसीओबीसी मिलेगा। ये जो परफॉर्मा है ये IIM CAT का प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है, आप इसमें बनवा सकते हैं। आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, आप ये परफॉर्मा लेके जाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसके रैंक का होल्डर या उस समय जो उस अथॉरिटी में इंचार्ज होगा, इसमें वो डिटेल फिल कर दो, आप साइन कर दो, आपका वैलिड हो जाता है। एनसीओबीसी 1 ईयर का वैलिड है। जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय एनसीओबीसी वैलिड होना चाहिए। बट इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज हम एनसीओबीसी है नहीं। तो जहां तक मैं 99% श्योर हूं, आप जिस समय फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय आपका एनसीओबीसी होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप एनसीओबीसी में डिफॉल्ट करते हैं तो इसके बारे में अभी सब कुछ शांत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। एट द टाइम ऑफ जिस समय फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय हमें एनसीओबीसी होना चाहिए। बट मैं बोलूंगा ऑन द सेफर साइड, सिंस ये 1 साल का होता है, आप कैट 2024 या जो भी कैट आप देने जा रहे हैं अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। पेपर बनने में कम से कम 30 से 40 दिन लगते हैं। बाकी काम छोड़ो, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो पेपर में काम करो। मैं कहीं भी रिजर्वेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको मोर डिटेल्स जानना है, दिस इज व्हाट द नटसेल, तो मैं आपको बताता हूं। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें मैं हर एक डिटेल भेजता रहता हूं, या ये पीडीएफ है 2015 पे एक पीडीएफ है, इसमें सारा डिटेल दिया गया है कि एनसीओबीसी क्राइटेरिया क्या है। लाइक दिस एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट का है अपना। इसमें अगर हम बात करना स्टार्ट करें, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपका क्या है, अगर आप हैं आप देख लीजिए आपके पेरेंट्स क्या हैं। क्लास 1 ऑफिसर्स हैं तो क्या है क्या नहीं है, अगर उसमें किसी एक का डेथ हो गया तो वो भी क्लाउज यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पीएसयूज होंगे तो मैंने डिस्कस किया है, आर्म फोर्स में होंगे तो कर्नल के ऊपर के हैं तो क्रिमिलियर्स में है, वाइफ ऑफ आर्म फोर्सेज, अनसेल्फ आर्म फोर्सेज, आप देख लीजिए, आपको एक एक होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना है, या जो व्हाट्सअप नंबर है आप उसमें बात कर सकते हैं। ट्रेड अगर आप प्रोफेशनल हैं, एग्रीकल्चर होल्डिंग है, पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये अगर मैं एक एक करके बताना लगूं तो बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से इसको देख लो कि क्या आपके पेरेंट्स आते हैं या नहीं आते हैं, उसके हिसाब से। 8 लाख का कैटेगरी क्राइटेरिया बन चुका है, पहले वो 1 लाख था, अभी ये 8 लाख हो चुका है। अगर दोबारा चेंज होगी तो आप इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। सो दिस वन इज ऑल इन्फॉर्मेशन, और ये डिटेल पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। यहां पे मैं एक बात बता दूं, इस पीडीएफ में 8 लाख के बदले कुछ और मेंशन नहीं है, बट आप ये मान के रखिएगा कि 8 लाख इज द क्राइटेरिया जो हमेशा आपके साथ रहता है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल गया क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहता था। 2 वीडियो मोर देन 30 मिनट्स की जा रही है, बट ये आपके हित में जा रही है, तो आप इसको देखिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। एंड एक वीडियो बनाने में कम से कम हमें 5 से 6 घंटे लगते हैं, और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हार्डली 10 से 15 सेकंड जाता है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मोरल बूस्ट होती है। यूट्यूब एल्गोरिथम अच्छे से काम करता है और हमें इस टाइप से ज़्यादा वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है और सोर्सेज मिलती है। एट लास्ट, अगर आप कैट 2024 को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट और परफेक्ट कोर्स से इससे अच्छा कोर्स नहीं होगा, क्योंकि अमी एक नाम है ट्रस्ट का, एजुकेशन एक नाम है ट्रस्ट का, जो आपके साथ कैट के साथ भी और कैट के बाद भी खड़ा रहेगा। और एटलीस्ट हर एक कैट के बच्चों को कैट 2024 कंसल्टेंसी ज्वाइन करनी चाहिए। आपको हर एक कॉलेज के बारे में बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो, आपको कितने मार्क्स चाहिए। लोग आपसे बोलेंगे कि देखो मार्क्स तो 100% टारगेट करो ना, फुल मार्क्स टारगेट करो, बट फुल मार्क्स टारगेट करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अगर आपको बोलते हैं कि तुम फुल मार्क्स टारगेट करो, वो भी एक चाहते हैं कि एक सेट हो ना, एक डेडलाइन हो, एक प्रोजेक्ट हो, एक टारगेट हो, तो वो आपको बताया जाएगा कि देखो आपको ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ो, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जस्ट ₹499, और ये अभी जस्ट जून तक वैलिड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए कोर्सेज में कैट कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इसका फीस इंक्रीज होगा
बट इवन अगर ये 999 पे फीस इंक्रीज होती है तो मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 से 4 हजार 10 हजार तक आपके पैसे बचा दूंगा। कैसे बचेंगे, वीडियो आता रहेगा। एंड एट द लास्ट, थैंक्स एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम विद द फ्लैगशिप मार्क्स। मेरा एक ही बात मानना है, अगर आप बेस्ट दोगे तभी आप बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, एल्स आप बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं बेस्ट। ज्वाइन द कोर्सेज इफ यू वांट, ज्वाइन द कंसल्टेंसी मस्ट, एंड गिव योर बेस्ट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।